हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आइस में। हमारा लेक्चर नंबर 4 है टैक्सेशन का। पिछले 3 लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं टैक्सेशन के। हमने यहाँ तक कॉर्पोरेट टैक्स तक डिस्कस कर लिया। हमने इनकम टैक्स दैट मींस डायरेक्ट टैक्सेस चालू कर दिया था। इनकम टैक्स हमने डिटेल में जाना, फिस्कल डायरेक्ट के बारे में जाना, कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जाना, फिर मैट के बारे में भी जाना। और इस लेक्चर में हम जानेंगे कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज क्या है, सिक्योरिटी ट्रांसैक्शन टैक्स क्या है। इसके बाद हम डीटीए और फिर फाइनली गार में आ जाएंगे। ठीक है, बिफोर दैट अगर आपको मेरे बाकी के इकोनॉमी के लेक्चर देखना, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर मेरे जितने भी लेक्चर है उन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स कंप्लीट करूंगा और बर्निंग इश्यूज को भी आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फाइन, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल गेन टैक्स। बिफोर दैट वी शुड नो दैट व्हाट इज कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन क्या होता है देखिए, अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लैंड का टुकड़ा है, ठीक है, ये आपके परदादा ने खरीदा था और उस टाइम पे आपके परदादा ने इसे 5,000 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब ये जो लैंड का टुकड़ा है इसका प्राइस बढ़ के हो गया है 10 लाख रुपए और अब आप सोच रहे हैं इसे बेच के थोड़ा पैसा कमाया जाए, मतलब प्रॉफिट कमाया जाए। अब देखिए, अब मान लीजिए इसको बेचने में आपका प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अब देखिए, आपने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रह के कुछ पैसा कमाया ना, मतलब तो आपको इसका भी टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो आपने प्रॉफिट कमाया इसे यहां पर बोलेंगे कैपिटल गेन। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन। और जब इस पे टैक्स लगता है इस कैपिटल गेन पे, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, तो कैपिटल गेन क्या होता है कि जो भी आप कोई एसेट बेचे, ठीक है, एसेट समझते हो ना, एसेट का मतलब होता है कि मतलब कोई भी चीज, मतलब जिसको बेचने से प्रॉफिट होता है कुछ, मतलब आप थोड़े टूटे मूटे लफ्जों में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपका दरवाजा बेच के भी प्रॉफिट होता है ना, उसे आप एसेट कंसिडर कर सकते हो। फाइन, तो कोई भी एसेट बेच के जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन बोलते हैं और फिर जो इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। फाइन, तो आप समझ गए कैपिटल गेन टैक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों एसेट्स पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, ठीक है, लैंड है इज इमूवेबल। अब देखिए, अब मान लीजिए आपने किसी से लैंड खरीदा, और ऐसा तो नहीं अपने घर उठा के ले जाएंगे ना, वो तो वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया इमूवेबल एसेट। और मूवेबल एसेट क्या होता है, जिसपे मतलब कि आप अपने घर ले जा सकते हैं, मतलब हैंड टू हैंड ट्रांसफर होगा। फॉर एग्जांपल, गोल्ड का, सिल्वर का, वैसा तो है नहीं आपने अपना गोल्ड गिरवी रखा है, अपना गोल्ड बेचा, बोला कि मेरी तिजोरी में रखा है, जब भी चाहिए ले जाना है। इट इज नॉट लाइक दैट, आपको उसे हैंड टू हैंड ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मूवेबल एसेट हो गया। तो मतलब मूवेबल और इमूवेबल एसेट में जो भी आपको प्रॉफिट होता है बेचने पे उसे कैपिटल गेन कहते हैं, और फिर जो टैक्स लगता है उससे उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैपिटल गेन टैक्स है ये डायरेक्टली सेंट्रल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और ये इट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो एक ही टाइप का नहीं होता है, मतलब उसे शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की अलग कैटेगराइजेशन है ईयरली। तो अगर जो पीएससी एग्जाम देने वाले हैं वो थोड़ा याद रख ले, बिकॉज पीएससी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और मे बी अगर ट्रेंड अगर हम देखें यूपीएससी का इस टाइम पे, तो हो सकता है कि यूपीएससी पूछ डाले। ठीक है, तो 2 टाइप की कैपिटल गेन टैक्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर देखिए, अगर आपने लैंड और हाउस 2 साल के अंदर बेचा और प्रॉफिट कमाया तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर वही आपने लैंड और हाउस 2 साल के बाद बेचा और प्रॉफिट कमाया तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, अगर आपने गोल्ड और सिल्वर 3 साल के अंदर बेचा और प्रॉफिट कमाया उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो बोलेंगे अगर आपने गोल्ड और सिल्वर 3 साल के बाद बेचा और प्रॉफिट कमाया। सेम वे शेयर अगर आपने 1 साल के अंदर बेचा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। अगर आपने शेयर 1 साल के बाद बेचा तो वो दैट मींस इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 15%। ठीक है, नॉट अप्रोक्सीमेटली, इट इज 15%। और जो हमारा कैपिटल गेन टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 20% लगता है। देखिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इसे लॉन्च किया कैपिटल गेन टैक्स लगाना, देखिए पहले शुरू में ना कैपिटल गेन टैक्स एक तरीके से ना के बराबर लगता था। क्यों ना के बराबर लगता था, जस्ट बिकॉज 1991 से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक तरीके से समझते क्लोज्ड इकोनॉमी थी। एक तरह दैट मींस इट वाज अ काइंड ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ज्यादा शेयर्स का सेल और परचेस हुआ नहीं करता था, ज्यादा लैंड का शेयर और परचेस हुआ करता था। और आपको बता दूं, एग्रीकल्चर लैंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स नहीं लेती है, इसलिए जस्ट बिकॉज की एग्रीकल्चर एक सेंसिटिव इशू है। ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत प्रताड़ित किया, तो उस चीज को याद रखते हुए हमारे एग्रीकल्चर ना ही लैंड पे कोई टैक्स लगता है, ना ही एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है। इसलिए लोग चोरी किया करते थे, मतलब जो भी अगर कोई अपने घर के लिए भी लैंड खरीदता था तो उसे एग्रीकल्चरल लैंड दिखाता था। अब वो ट्रांसफर हुआ तो उस पर कोई टैक्स ही नहीं लगता था। तो एक तरीके से हमारा जो शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन टैक्स था वो ना के बराबर ही चल रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1991 में हमारा जो इकोनॉमी है वो लिबरलाइज होती है। जब इकोनॉमी लिबरलाइज हो जाती है तो हमारा शेयर मार्केट बढ़ जाता है, गवर्नमेंट को फॉरेक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है हमारे पास और मतलब बहुत ज्यादा फॉरेक्स आए। अब यहाँ पर फॉरेक्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि
लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देने को तो रेडी थे, ठीक है, मतलब हर जगह, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि सारी कंट्रीज में ये लगभग इतने ही है 15%, ठीक है, 2 ईयर 3 ईयर 1 ईयर पे। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में मतलब बहुत ही मुश्किल था कि कोई देगा, ठीक है, मतलब ऊपर से देगा ये बड़ी मुश्किल है। दूसरी बड़ी मुश्किलात ये थी कि गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे यहाँ जो लॉन्ग टर्म मतलब जो पैसा आ रहा है, ठीक है, फॉरेक्स जो शेयर मार्केट में आ रहा है वो रुके, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक साल पे अगर कोई अपना शेयर निकाल के ले गया और 15% टैक्स देगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो ना, फॉरेक्स तो चला गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते कि हमारे पास फॉरेक्स आए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो लॉन्ग टर्म था, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को उसको कम कर दिया, ठीक है, इसको कम करके इसकी जगह एसटीटी लगा दिया। अब एसटीटी क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब शेयर के लिए स्पेशल एसटीटी लगाने लगा। अब जैसी शेयर के लिए आपने स्पेशल एसटीटी लगाया तो बाकी जो सेक्शन से भी डिमांड लगी, सर आप हम बस शेयर मार्केट में डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर हमारा जो लैंड है, गोल्ड है, सब में डिस्काउंट दो लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल, मतलब शॉर्ट टर्म पूरा अच्छे से लगा था, लेकिन लॉन्ग टर्म क्यों गवर्नमेंट ने कम किया, बिकॉज की फॉरेक्स रुके। अब जब फॉरेक्स रुकेगा तो लोग भी अलग बोलेंगे कि भैया हमें भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट ने चलो ठीक है हम आपको लैंड गोल्ड इन सब में डिस्काउंट दे देते हैं। कैसे, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपसे मतलब 20% तो वसूलेंगे, वो फिक्स है, हम आपसे कैपिटल गेन टैक्स 20% ही लेंगे, लेकिन हम उसका इंडेक्शन कर देंगे। इंडेक्शन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड बेचा, ठीक है, लैंड आपने 10 लाख में खरीदा, उसे आपने मान लीजिए 13 लाख में बेच दिया। अब आप बोलेंगे, इसमें देखा जाएगा कि इन्फ्लेशन का रेट कितना जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इन्फ्लेशन का रेट जुड़ा है तो आप 1 लाख अलग कर देंगे और फिर 2 लाख पे 20% लगा के टैक्स दे देंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इन लोग को भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे दिया। अब क्या हुआ कि 2017-18 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया हमारे यहाँ बहुत फॉरेक्स आ गया, आप सब जानते हैं हमारे यहाँ $400 बिलियन का फॉरेक्स है, बहुत ही ज्यादा फॉरेक्स हो गया है, तो अब हमें मतलब ऐसा कुछ रोकने की जरूरत नहीं है, लोगों ने हमारा मार्केट देख लिया, बहुत अच्छा है, तो अब अगर पूरा टैक्स भी वसूल करें तो मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया इसी बजट में कि 1 अप्रैल 2018 के बाद से, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 के बाद से हम पूरा 20% ये जो अपना सॉरी नॉट 20%, वी विल एक्चुअली गेट 10% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अभी भी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% लेने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम लॉन्ग टर्म में 10% का मतलब 10% के ऊपर प्रॉफिट लेंगे विथ नो इंडेक्शन, मतलब इंडेक्शन नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शॉर्ट टर्म तो 15% है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म 10% ले रहे हैं, ये तो बहुत कम हो गया है, ठीक है। देखिए अगर गवर्नमेंट 20% लेगी तो मतलब जो 15% का बहुत ही ज्यादा, देखिए अब जो 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म में ले रही है वो सिर्फ 15% है, मतलब उसमें इंडेक्शन की कोई बात ही नहीं आती है। मतलब जितना आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाया तो आप उसका 15,000 रुपए सीधे सीधे गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आप सोचिए अगर आप 3 साल बाद अपना गोल्ड बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और ऊपर से उसका मतलब जो इन्फ्लेशन रेट भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो अगर आपने 10% लगाया तो ऑटोमेटिकली एक तरीके से वो 20% पहुंच ही गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला चलो हम ठीक है अभी भी लोगों को डिस्काउंट देने को तैयार है, हम 20% पूरा वसूल नहीं करेंगे, हम 10% वसूल करेंगे, ठीक है, 10% वसूल करेंगे, 20% वसूल नहीं करेंगे हम। लेकिन एक चीज और है, हम इंडेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, इंडेक्शन नहीं करेंगे हम। इंडेक्शन ना करने से अप्रोक्सीमेटली वो 20% के आसपास ही पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% लेती और साथ ही साथ इंडेक्शन भी नहीं करती तो सोचिए लगभग वो 30-35% पहुंच जाता। कौन रुकता हमारे यहाँ, मतलब एकदम से पूरा मार्केट से जितना फॉरेक्स है सब खत्म हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम 10% लेंगे और इंडेक्शन नहीं करेंगे, मतलब इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको हमें जो इन्फ्लेशन वाला प्रॉफिट है वो भी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर था उनको तो लॉस हो सकता था। अब लॉस कैसे हो सकता है, देखो शेयर मार्केट की चीज रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि शेयर मार्केट में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आती है किसी भी कंपनी के शेयर को लेकर तो उसके शेयर ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी मुश्किल से 10 से 15 दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ जो एनबीएफसी था, याद है IL&FS क्राइसिस हुई थी, उसके बाद आपने देखा कि उसके जो शेयर थे अप्रोक्सीमेटली 0 लेवल पर पहुंच गए थे। क्यों, क्योंकि एकदम से उसके बैड न्यूज आई तो लोग उस कंपनी के शेयर बेचना चालू कर देते। इन द सेम वे हमारा जो मार्केट था वो सिंपल सी बात था कि अब टैक्स ज्यादा लगेगा तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में अच्छे समझाया कि मार्केट कैसे गिरेगा, तो मार्केट गिरना चालू होगा, ठीक है। अब जब मार्केट गिरेगा तो जो इन्वेस्टर्स थे, मतलब जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उन्हें तो लॉस होगा, मतलब गवर्नमेंट को तो 1-1.5 साल पहले बताना था तो हम इन्वेस्ट मतलब थोड़ा वो कर लेते। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ग्रैंड फादरिंग क्लॉज के साथ इस प्रोविजन को लगाएंगे, ठीक है। अब ग्रैंड फादरिंग क्लॉज में 3 चीजें रखी जाएंगी, परचेज प्राइस ऑफ द शेयर, फिर फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, फिर फेयर मार्केट वैल्यू और तीसरी मतलब सेलिंग प्राइस। मतलब ये कि सबसे पहले हम गवर्नमेंट देखेगी कि मतलब आपने वो जो शेयर था वो कितने में खरीदा, इसके बाद हमारे बजट अनाउंस करने, मतलब ये अनाउंस करने से पहले कि हम मतलब क्या बोलते हैं कि जो टैक्स लगाएंगे उसके बिल्कुल 1 दिन पहले आपके जो शेयर था उसका क्या प्राइस था, और 1 अप्रैल के बेचने के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2018 हो गया, अब उसके बाद तो मार्केट गिरेगा,
क्योंकि ये इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसके बाद आपको कितना मिल रहा है, उसके बाद हम आपको पूरा मतलब प्रॉफिट लेंगे और नहीं लेंगे। अब आपको यहाँ पर समझ में नहीं आया नो, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको टेबल बना के दिखाया। ठीक है, टेबल से समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कमले दैट इज के, ठीक है, जिस के नाम के बंदे ने क्या किया कि अपना जो शेयर था, मान लीजिए इसने 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को इसने अपना शेयर मान लीजिए खरीदा था 100 रुपए में। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना 1 फेब को क्या किया, यहां पर अनाउंस किया बजट, ठीक है, और 31 तारीख को मतलब 31 दैट मीन जनवरी को इसका प्राइस था, मतलब जो हाईएस्ट प्राइस था वो 200 रुपए था, और उसने फिर बेचा 2 अप्रैल को कितने में, 250 रुपए में। ठीक है, उसने 250 रुपए में बेचा। तो आपने यहाँ पर एक चीज देखी, मैंने सस्ते में खरीदा था और फिर भी महंगे में बेचा। ठीक है, मतलब उस डेट के बाद तो मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर आपका मतलब 10% का टैक्स ले लेंगे विद नो इंडेक्शन। अगर मान लीजिए किसी बंदे ने 100 रुपए में अपना खरीदा था मतलब शेयर, और लेकिन उस डेट के बाद 1 अप्रैल के बाद उसने 50 रुपए में बेचा, तो उसमें 50 रुपए का लॉस हुआ ना, तो यहाँ पर इसे ये मतलब ये लॉस दिखाएगा। ठीक है, ये जो लॉस हुआ इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टैक्स नहीं लेगी। और मान लीजिए किसी ने फिर 100 रुपए का खरीदा, अब उसे 125 रुपए में बेचा, तो यहाँ पर 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से, जैसे अगर प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल गेन टैक्स लेगी, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रैंड फादरिंग क्लॉज, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद हम फाइनली आते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मैंने आपको बताया था कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 और 4 में जब यूजुअली इसको लगाया, ठीक है, मतलब जब इसको चालू किया 2003 और 4 में फॉरेस्ट को ज्यादा रखने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना ये जो टैक्स था कैपिटल गेन टैक्स इसको नहीं लगाया शेयर पर, उसकी जगह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया। ठीक है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या था, इट इज कलेक्टेड बाय सेंटर, पहली बात तो याद रखिएगा। अब क्या है कि ये डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, मतलब इसका नेचर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जैसा दोनों जैसा है। अब कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, बिकॉज ये जो देखिए जो भी टैक्स सीबीडीटी के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं उससे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो मतलब सीबीडीटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो मतलब एक तरीका डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये अपने नेचर में ना इनडायरेक्ट है। कैसे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब मुझे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैंने अपने किसी ब्रोकर से शेयर खरीदा, तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो मेरे ब्रोकर से वो वाला एसटीटी लेगी, मुझसे नहीं लेगी। तो मतलब किसके मतलब दिया तो मेरे द्वारा गया लेकिन लिया किसी और से, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको याद है लेक्चर नंबर 1 में बताया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो लेक्चर नंबर 1 देखिए फिर से। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में लगाया गया था। तो इन द सेम वे ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब इसका नेचर दोनों है और सेंटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। और देखिए ये जो एसटीटी है, एसटीटी वसूला कैसे जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मान लीजिए 1 साल में 15 शेयर खरीदे, और हो सकता है कि किसी से मान लीजिए सिंपल मान लीजिए ए ने, मतलब मैं हूं ए और मैंने 15 शेयर खरीदे और मुझे बी ने 15 शेयर बेचे, तो इसमें जो एसटीटी है ये ए से भी लिया जाएगा, मतलब मुझसे भी लिया जाएगा और बी से भी लिया जाएगा, विदाउट मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट नहीं देखा जाएगा। मतलब आपने 15 शेयर लिए ना, आप उसका एसटीटी भरो, और आपने 15 शेयर बेचे उसका आप एसटीटी भरो। तो आपने यहाँ पर देखा गवर्नमेंट ने आपको मतलब प्रॉफिट तो दिया, मतलब जो 20% वाला था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके ऊपर नहीं लगाया कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन 10% इससे लेके और 10% इससे लेके अप्रोक्सीमेटली गवर्नमेंट ने 20% का अपना जो कैपिटल गेन टैक्स था वसूली लिया। और इन द सेम वे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा बोला कि हम मतलब ये एसटीटी हटा रहे हैं, मतलब एसटीटी हट गया, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद एसटीटी हट गया है और हम 10% लेंगे विथ नो इंडेक्शन, तो आपने समझ लिया कि 10% इन्फ्लेशन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 20% पहुंच ही जाता है। तो कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर मार्केट बरकरार रखा। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स, फिर व्हाट इज ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। देखो ग्रैंड फादरिंग क्लॉज ना इतना समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया जिससे जो इन्वेस्टर था उनका इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट, मतलब इंटरेस्ट जो प्रोटेक्ट हो जाए। ग्रैंड फादरिंग क्लॉज में कुछ नहीं किया गया, बस इन्हें देखा गया कि 1 अप्रैल के बाद आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपसे टैक्स लेंगे, अगर आपको लॉस हुआ तो आपसे कोई मतलब डेट मींस टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंपल यही था, बस वो मैंने एफएम ये सब लिख दिया। वो अगर कोई इकोनॉमिक्स की अच्छी नॉलेज है तो वो अच्छे से समझ सकता है। फाइन, so this was all about lecture number 4. In this we have discussed about the capital gain tax, which was a very important and very lengthy topic. ठीक है, आपने देखा कि 15 मिनट लग गए इसे समझाने में। So in the next lecture we will discuss about DTA. ठीक है, इसके बाद हम गार को जानेंगे और इसके बाद थोड़े बहुत ये छोटे मोटे टॉपिक है, डायरेक्ट टैक्स कोड, ट्रांसफर प्राइसिंग, बेस शिफ्टिंग and all these things. और finally we will move to indirect taxes. Fine, thank you, have a nice day. We will meet in lecture number 5.